ठीक है। टोटल मिला के अगर बात करें तो कॉस्टिंग वही अपना 100 नंबर का पेपर है, ठीक है। और क्वेश्चंस वाइज बात करें तो टोटल अपने पास क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं कितने, 1 2 3 4 5 और 6। टोटल पेपर में 6 क्वेश्चंस रहते हैं। ये भी नहीं दिख रहा है, प्रोजेक्टर बंद है। ठीक है, 100 मार्क्स में टोटल मिला के आपको 20 जो मार्क्स है ना, उसके अपने को 6 क्वेश्चंस मिलते हैं। वही सेम फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, जिसमें 4-4-5-5 मार्क्स के छोटे छोटे 4-5 पार्ट होते हैं अलग अलग चैप्टर्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है। और बाकी जो रिमेनिंग बचे हुए कितने हैं, 5 है। बाकी रिमेनिंग जो 5 क्वेश्चंस हैं उनमें से अपने को क्या होता है, एनी 4 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया और बाकी कोई भी 4 क्वेश्चन। जनरली जो लास्ट क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये थियोरी क्वेश्चन रहता है। मतलब इसमें 4-4 मार्क्स के 4 थियोरी क्वेश्चंस हो गए या 5-5 मार्क्स के हो गए, ऐसा। तो ये क्वेश्चन अपने को लास्ट जनरली क्या रहता है, थियोरी क्वेश्चन रहता है। तो अगर प्रैक्टिकल आता है तो थियोरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती है, और अगर प्रैक्टिकल नहीं आता है तो फिर थियोरी क्वेश्चंस पे जाते हैं। जहाँ तक कॉस्टिंग की थियोरी की बात करें, 80% थियोरी वही है जो प्रैक्टिकल के साथ पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल किस पे बेस्ड होता है, प्रैक्टिकल किस पे बेस्ड होता है, थ्योरी पे होता है ना। भाई कोई भी प्रैक्टिकल करेंगे तो सीधे ही प्रैक्टिकल करते हैं क्या, या पहले थियोरी पढ़ते हैं? तो पहले थियोरी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में क्या होता है, प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करते हैं। तो 80% तो थियोरी वही होती है जो प्रैक्टिकल के साथ पढ़ते हैं, और 20% ऐसी थियोरी होती है जिसका प्रैक्टिकल से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो ठीक है, कुल मिला के ओवरऑल सीन ये रहता है। ठीक है, ये तो हुआ पेपर की बात। और अपने पास पढ़ने के लिए यहाँ भी वही है, अपन जो सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल हैं उसके इर्द गिर्द ही पढ़ेंगे। तो स्टडी मटेरियल हो गया, प्लस अपने जो पास एग्ज़ाम क्वेश्चंस हो गए, और आरटीपी हो गया, एमटीपी हो गया, जो पुराने आरटीपी एमटीपीज़ में क्वेश्चन है वो अपन लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी कॉस्टिंग की अगर अपन बात करें इंट्रोडक्शन में कि यार कॉस्टिंग होता क्या है, तो इसमें एक वर्ड आता है कॉस्ट और एक वर्ड आता है कॉस्टिंग। जनरली अगर अपन कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट? हाँ, मतलब कोई भी चीज़ अगर आप परचेज करते हो तो उसके लिए जो पेमेंट कर रहे हो वो क्या है, कॉस्ट है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम परचेज नहीं कर सकते, तो हम लोग उनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और यूज़ करने के लिए जो पे करते हैं वो हमारे लिए क्या है, कॉस्ट है। अभी जैसे घर पे कोई फंक्शन होता है तो क्या होता है बताओ, जो टेंट वगैरह होता है क्या होता है, परचेज कर लेते हैं क्या? तो क्या करते हैं, यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भाड़ा देते हैं, तो वो अपने लिए उसकी क्या हो गई, कॉस्ट हो गई। तो कॉस्ट का मतलब जनरली क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर आप परचेज कर रहे हो और परचेज करने के लिए जो आप पेमेंट कर रहे हो वो कॉस्ट है। या कोई चीज़ अपन यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करने के लिए जो अपन पेमेंट कर रहे हैं वो कॉस्ट है। ये होती है एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, अकाउंट्स में हमेशा अकाउंटिंग होती है एक्चुअल कॉस्ट की। एक्चुअल कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट हमने इनकर किया है। कॉस्टिंग में अगर अपन बात करें तो 2 तरह की कॉस्ट होती है। कॉस्टिंग में कॉस्ट की बात करें तो एक तो होता है एक्चुअल कॉस्ट और एक होता है नॉशनल कॉस्ट। ये वर्ड मेरे हिसाब से हो सकता है पहले भी तुमने कभी सुना हो, नॉशनल कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग बोलते हैं, सुना है कभी? क्या होता है नॉशनल कॉस्ट? तेज बोला कर यार। क्या? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को कॉस्ट को नॉशनल कॉस्ट बोलते हैं। अच्छा, मतलब ये पेन 5,000 का आ रहा है, अगर इसकी 4,000 प्राइस होगी तो उसको नॉशनल कॉस्ट बोला, ऐसा 4,000 रुपये को।
दूसरा, अच्छा इस दूसरी कंपनी का कोई पेन है इसी तरह का वो। ओके, और कोई? नॉशनल कॉस्ट, ओके। और क्या बोलो तो सही रहे। नॉशनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? बिजनेस में जब हम लोग रिसोर्सेज यूज़ करते हैं तो कुछ रिसोर्सेज तो होते हैं आउटसाइडर्स के। तो जो आउटसाइडर्स के रिसोर्सेज को अपन यूज़ कर रहे हैं उसके लिए जो पेमेंट कर रहे हैं वो अपने लिए क्या होती है? एक्चुअल कॉस्ट होती है। और कुछ रिसोर्सेज होते हैं अपने घर के ओन ओन रिसोर्सेज। तो वो ओन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए तो कोई पेमेंट होता नहीं है, पर वो ओन रिसोर्सेज को यूज़ करने की वजह से अपने को क्या होता है? इनकम लॉस होता है। तो जो ओन रिसोर्सेज को यूज़ करने की वजह से जो अपने को इनकम लॉस हो रहा है वो उन रिसोर्सेज की क्या होती है? नॉशनल कॉस्ट। जैसे मान लो दो हाउस है आजू बाजू, ठीक है, ये हो गया अपना हाउस ए, ये हो गया अपना हाउस बी। ये मान लो मेरा घर है, ठीक है, ये तुम्हारा घर है। मेरे घर में मैं खुद रहता हूँ, ठीक है, और तुम्हारा जो घर है वो तुमने किसी को रेंट पे दे रखा है और 20,000 रुपीज़ पर मंथ आप इस हाउस का क्या ले रहे हो? रेंट ले रहे हो। अब आप मुझे बताओ कि मुझे मेरे इस हाउस को यूज़ करने के लिए क्या मुझे किसी को रेंट देना पड़ रहा है? क्या नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन अगर सोचो ये मैं अपने लिए यूज़ नहीं करता तो क्या होता? मैं भी रेंट पे देता, और मैं रेंट पे देता तो मुझे भी 20,000 रुपये पर मंथ का अप्रॉक्सीमेटली रेंट मिलता। अब वो रेंट मुझे नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि मैं खुद उसको यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे वो रेंट नहीं मिल रहा। तो इसको यूज़ करने की कॉस्ट क्या हुई? 20,000। अब मुझे कोई पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, पर इसको यूज़ करने की वजह से मुझे इनकम का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो ये जो 20,000 है ना, ये इस हाउस को यूज़ करने की मेरी क्या है? नॉशनल कॉस्ट है। समझ में आया? अब जैसे हम लोगों का घर का बिजनेस है, घर के बिजनेस में मान लो 100 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, 100 लाख रुपए, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अब 100 लाख में से क्या है? 60 लाख का तो लोन है। तो 60 लाख के लोन पे तो अपने को क्या हो रहा है? इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है। तो 60 लाख के लोन पे जो इंटरेस्ट पेमेंट अपन लोग कर रहे हैं वो अपनी क्या है? एक्चुअल कॉस्ट है। 40 लाख का अमाउंट अपन ने घर का यूज़ कर रखा है, अपने घर पे पड़ा था 40 लाख रुपए, वो अपन ने क्या किया? यूज़ कर लिया। अब आप बताओ 100 लाख की कैपिटल में से 60 लाख पे तो अपने को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, लेकिन 40 लाख पे अपने को कोई भी अमाउंट पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है। तो क्या उस 40 लाख की कोई कॉस्ट नहीं है? है। अगर वो 40 लाख में बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता तो क्या करता? बैंक में एफडी करा देता, बैंक में डिपॉजिट करा देता, कहीं और किसी कंपनी में शेयर्स या डिवेंचर में इन्वेस्ट कर देता। तो क्या होता? इंटरेस्ट मिलता, डिविडेंड मिलता, किसी को लोन पे दे देता तो क्या होता? इंटरेस्ट मिलता। अब वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो वो जो मुझे 40 लाख रुपए अपने ओन बिजनेस में यूज़ करने की वजह से जो मुझे इनकम का जो लॉस हो रहा है वो मेरे लिए क्या है? नॉशनल कॉस्ट है। अरे आया क्या? इसी तरह से एक लास्ट एग्जांपल और अगर अपन ले, जैसे मान लो मेरा सीए कंप्लीट हुआ 2002 में, 2002 में मेरा सीए कंप्लीट हुआ, और मेरे साथ के जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं मेरे बैच के, वो अभी कहीं न कहीं या तो सर्विस कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब जो सर्विस में है वो 30-40 लाख रुपए कमा रहे होंगे, या जो प्रैक्टिस में वो 40-50 लाख रुपए कमा रहे होंगे, ठीक है।
अब मैं अपना टाइम ना तो किसी सर्विस में दे रहा हूँ ना प्रैक्टिस में दे रहा हूँ, ठीक है। मैं टाइम दे रहा हूँ इस इंस्टीट्यूट को रन करने में, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट जितनी भी फैकल्टीज़ है सबको सैलरी या कुछ ना कुछ पेमेंट करता है, ठीक है। तो इस इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए दो रिसोर्सेज हैं, कुछ आउटसाइडर्स के रिसोर्सेज हैं और कुछ ओन रिसोर्स हैं। तो जो आउटसाइड रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, पर जो ओन रिसोर्सेज हैं, कौन? हाँ, प्रदीप सर और मैं, ठीक है। तो हम लोगों को तो इंस्टीट्यूट कोई सैलरी देता नहीं है। देता है क्या? क्यों देगा? समझ रहे हो? तो फिर बताओ, जो मैं यहाँ टाइम दे रहा हूँ क्या उसकी कोई कॉस्ट नहीं है? नहीं है, कोई कॉस्ट ही नहीं है क्या सर? घर का ही तो है आपका, तो क्या है कॉस्ट होती है क्या? ये टाइम अगर मैं यहाँ नहीं दे रहा होता, मैं कहीं और टाइम देता, सर्विस करता या प्रैक्टिस करता, तो क्या होता? 40 लाख 50 लाख 60 लाख रुपए साल का कमा रहा होता। तो यहाँ टाइम देने की वजह से वो मुझे इनकम का लॉस हो रहा है। तो इस इंस्टीट्यूट को रन करने की जो मेरी कॉस्ट है वो नॉशनल कॉस्ट है। तो क्या लगता है, नॉशनल कॉस्ट निकलनी चाहिए नहीं निकलनी चाहिए? एक्चुअल कॉस्ट भी निकलनी चाहिए और नॉशनल कॉस्ट भी निकलनी चाहिए ना। मतलब ये इंस्टीट्यूट को चलाने का फायदा कब है? जब मेरा जो दूसरी जगह टाइम देके जो कमाता उससे ज़्यादा कमाऊंगा तो फायदा है, अदरवाइज तो नुकसान है। समझे? तो नॉशनल कॉस्ट क्या होता है? हाँ भाई पोइटो, नॉशनल कॉस्ट क्या होता है? अपने बिजनेस में जब अपने ओन रिसोर्सेज हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने की वजह से जो अपने को इनकम का लॉस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉशनल कॉस्ट। तो अकाउंट्स में जनरली एक्चुअल कॉस्ट की अकाउंटिंग होती है, जनरली बता रहा हूँ, नॉशनल कॉस्ट की अकाउंटिंग नहीं होती है। लेकिन कॉस्टिंग में एक्चुअल कॉस्ट भी कॉस्ट है और नॉशनल कॉस्ट भी कॉस्ट है। क्योंकि अगर मान लो दो फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री ये कपड़े की और एक फैक्ट्री ये कपड़े की, क्या बनता है यहाँ पे? कपड़े की फैक्ट्री तो कपड़ा ही बनेगा ना। क्या बनता है यहाँ? कपड़ा। ये फैक्ट्री का जो कैंपस है ना वो रेंटेड है और ये फैक्ट्री का कैंपस क्या है? ओन है। दो अलग अलग लोगों की, एक का रेंटेड प्रीमाइसेस और एक का ओन प्रीमाइसेस है। अब ये क्या करता है, कॉस्ट कैलकुलेट करते समय, ये कॉस्ट कैलकुलेट करते समय रेंट को भी कॉस्ट में इंक्लूड करता है और ये रेंट को इंक्लूड नहीं करता है। अब बताओ क्या इन दोनों का कॉस्ट कैलकुलेशन सेम आएगा या अलग अलग आएगा? अलग आएगा। अब थोड़ी बहुत बाणिया बुद्धि हो तो सोचो कि ये इसकी खुद की घर की फैक्ट्री है। अब ये अगर मान लो फैक्ट्री यहाँ नहीं चला रहा होता है इस कैंपस में, तो क्या करता है? ये इसको क्या करता है? रेंट पे देता ना। अब रेंट पे तो दी नहीं, तो जो रेंट है वो भी क्या होगा? अपने धंधे से निकलना चाहिए ना। बोलो यार। तो इसके लिए जो रेंट है वो एक्चुअल कॉस्ट है और इसके लिए जो रेंट है वो नॉशनल कॉस्ट है, लेकिन दोनों ही कॉस्ट तो कंसीडर करेंगे ना उसको। अब तुम्हारी फीस निकालेंगे तो क्या मेरा कॉस्ट कंसीडर नहीं करेंगे? अरे तुम्हारी फीस का मैं अमाउंट कैलकुलेट करूंगा तो क्या बोला, अपन तो घर के ही हैं, अपने को क्या है? तो क्या मैं अपना कंसीडर करना बंद कर दूं? बोलो तो सही। हैं? तो कॉस्टिंग में एक वर्ड यूज होता है, क्या? कॉस्ट। तो दो कॉस्ट होती है, एक्चुअल कॉस्ट और नॉशनल कॉस्ट। और बहुत सीधा है, धंधे में जब भी अपन लोग रिसोर्सेज यूज करते हैं तो क्या होता है? कुछ आउटसाइड रिसोर्स होते हैं, कुछ ओन रिसोर्स होते हैं। तो आउटसाइड रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए जो भी आप पेमेंट करते हो वो एक्चुअल कॉस्ट है
और जो ओन रिसोर्सेज यूज़ करते हो उसकी वजह से जो आपको इनकम का लॉस होता है वो क्या है? नॉशनल कॉस्ट। तो कॉस्टिंग में कॉस्ट होती है, चाहे वो एक्चुअल हो चाहे नॉशनल हो। नॉशनल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट भी बोलते हैं इसको। समझ में आया? बोलो। ठीक है, कुछ पूछना? कोई डाउट? नहीं। एक वर्ड होता है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग, अकाउंटिंग। क्या होता है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग करने के प्रोसेस को अकाउंटिंग बोलते हैं। यही होता है अकाउंटिंग। क्या है? बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस इज नोन एज अकाउंटिंग। कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग, कॉस्टिंग अगर मैं बोलूं कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब हुआ कि कॉस्टिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करने के प्रोसेस को कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। कॉस्टिंग का मतलब होता है, कॉस्टिंग वी कैन से टेक्निक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कैलकुलेशन की जो टेक्निक होती है उसको बोलते हैं कॉस्टिंग। समझे? अब चाहे मैं हूँ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे कोई मैन्युफैक्चरर है जो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, अल्टीमेटली अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए अपने को सेलिंग प्राइस निकालना पड़ता है, और सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए अपने को उसकी पहले कॉस्ट निकालना पड़ता है। तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, उस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग बोलते हैं। तो ये सब्जेक्ट का नाम है कॉस्टिंग। तो इसका मतलब इस पूरे सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कॉस्ट कैसे निकालते हैं। सबसे बड़ा इशू होता है कॉस्टिंग। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? देखो, पान वाला हो चाहे टाटा बिरला अंबानी कोई भी हो, अगर वो परचेज करेगा तो एंट्री यही करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। मतलब अकाउंटिंग करने का तरीका सबका क्या होता है? सेम होता है। लेकिन कॉस्ट कैलकुलेशन का जो टेक्निक है ना, वो हर इंडस्ट्री में क्या होता है? चेंज हो जाता है। क्या बोला, समझे? क्या? कॉस्ट कैलकुलेशन का जो तरीका है ना, वो हर इंडस्ट्री में क्या होता है? चेंज हो जाता है। समझ गए? अब जैसे मान लो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मेरा कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका अलग है। अब सोचो कोई हाउसेस बना बना के बेच रहा है, मकान बना बना के बेच रहा है, तो तुमको क्या लगता है उसका कॉस्ट कैलकुलेशन और मेरा कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग। फंडा तो, लॉजिक तो एक ही, कॉस्ट ऐड करनी है। लेकिन मेरा कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका और वो जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जो इन्वॉल्व है उसका कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका अलग होगा। अब कोई मान लो कपड़ा प्रोसेस हाउस है किसी के, कोई कपड़ा बना रहा है, तो उसका कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका क्या होगा? अलग होगा। जबकि अकाउंटिंग करने का तरीका इन सबका क्या होगा? सेम होगा, लेकिन कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका क्या होगा? अलग होगा। तो लफड़ा क्या है कि इंडस्ट्री का नेचर बदलते ही उसका कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका क्या होता है? बदल जाता है। तो इस सब्जेक्ट में अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं बताएं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, कि किस इंडस्ट्री में कैसे कॉस्ट कैलकुलेट होती है। जितना अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या होता है, देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्टिंग की बात करूं तो जो लोग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इन्वॉल्व है वो लोग कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए जो कॉस्टिंग यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जो लोग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे हम लोग हो गए, स्कूल्स हो गए, सिनेमा हॉल हो गया, होटल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, कौन है ये सब? सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो लोग कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए जो कॉस्टिंग यूज करते हैं उसको बोलते हैं सर्विस कॉस्टिंग। क्या बोले? सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वर्ड यूज होता है। इसी तरह से जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और कन्वर्ट करने के लिए एक से ज़्यादा प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कपड़ा कैसे बनता है?
पहले कॉटन से थ्रेड धागा बनता है, फिर धागे से कपड़ा बनता है, फिर वो कपड़ा क्या होता है, फिनिश्ड होता है, प्रोसेस होता है। कितने प्रोसेस हुए? पहले तो कॉटन से थ्रेड, थ्रेड से कपड़ा, फिर कपड़े से, अभी जनरली कॉटन का कलर की बात करूं तो वाइट कलर होता है, धागा भी जनरली क्या होगा, वाइट होगा, कपड़ा बनेगा तो वाइट बनेगा। अब या तो पहले ही कलर कर दो कॉटन धागे को, और या फिर बाद में कपड़े को कलरिंग करो, प्रोसेसिंग करो। तो ऐसे देखा जाए तो 3 या 4 स्टेज में जाके क्या होता है, कपड़ा बनता है। अब तुमको बोले कपड़े की कॉस्ट कैलकुलेट करो, तो फर्स्ट स्टेज से लेके लास्ट स्टेज तक का कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा ना, या लास्ट स्टेज का कॉस्ट ऐड कर लोगे? फर्स्ट से लास्ट का ऐड भाई, कॉटन से थ्रेड, थ्रेड से कपड़ा, कपड़ा से फिनिश गुड्स, ये सारी कॉस्ट ऐड होगी ना 1 बाय 1। तो जिन लोगों को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने में एक से ज़्यादा प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, वो लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। क्या यूज़ करते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग। जो लोग कस्टमर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे अपने प्रिंटिंग का काम होता है, कार्ड प्रिंट होते हैं ना, शादी वादी का कार्ड, क्या लगता है जो कार्ड प्रिंट करते हैं वो क्या करते हैं, एक ही साथ में 1,00,000-2,00,000 कार्ड प्रिंट करके छोड़ देते होंगे, छोरे का छोरी का नाम खाली छोड़ के, हाथ से लिख लेना। तो ऑन ऑर्डर होता है ना भाई, 1000 कार्ड की, सबका अलग अलग होता है। अब मान लो मेरी स्पेसिफिकेशन अलग है, मैंने बोला कि भाई अपने तो सिंपल कागज़ लेना है और उस पर गोल्डन तो वर्डिंग्स ले लेना और ख़त्म कर। कोई रही सार कहे कि नहीं अपने तो इंक में गोल्ड होना चाहिए, फिर सेम कॉस्ट आएगी या चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो जो कस्टमर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग। अभी केक बनवाते हो तुम लोग, तो एक तो होता है कि भाई वाह ठीक है 1 पाउंड का केक दे दो, ये वनीला ले जाओ। वनीला होता है क्या केक? पता नहीं, वनीला होता है। चॉकलेट ले जाओ, और क्या होता है? बटर स्कॉच होता है, और एक बेल्जियम चॉकलेट होता है, और ब्लैक फॉरेस्ट होता है, और पाइनएप्पल, और मिक्स फ्रूट। वो तो रेडीमेड होते हैं। एक का नहीं, हमको तो यूं मिक्की माउस चाहिए, कोई हमको तो डॉल जैसा चाहिए, कोई कहे अब बाबू सोना जैसा चाहिए। अलग अलग होता है ना भाई, कोई हमको तो फोटो चाहिए उसके ऊपर, वैसे ही होना चाहिए। फिर रेट सेम होती है, अलग अलग होती है? बोले बाबू सोना जैसा चाहिए तो थोड़ा अलग है, रेट ज़्यादा लगेगी। फ़ोटो लगाना उसके ऊपर तो रेट अलग लगेगी। फिर क्या लगता है, ये सबका कॉस्ट वो सेम तरीके से कैलकुलेट करते हैं? अलग अलग होता है ना। तो जब लोग कस्टमर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जब हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, सुन रहे हो, तो फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। कौन सी कॉस्टिंग? और बहुत सारे लोग क्या होता है, कॉमन मटेरियल, कॉमन फैसिलिटी को यूज़ करके एक ही बार में एक जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। समझे क्या? कॉमन मटेरियल, कॉमन फैसिलिटी को यूज़ करके एक जैसे एक बार में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग जनरली ये फूड, जो अपने जितने भी फूड आर्टिकल्स तुम लोग लेते हो, कभी किसी डब्बे पे देखा हो बैच नंबर? तो बैच नंबर मतलब भाई हाँ 1000 प्रोडक्ट बनाए हैं उस बैच में, समझ गए? तो वो 1000 यूनिट का कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, वो हो गया। फिर अगली बार क्या होता है, कभी 500 यूनिट ही बनाते हैं। तो जनरली क्या होता है, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, तुमको क्या लग रहा है, तो ये कपड़े पहन रखे तो यूनिक तुम्हारे लिए बना है, राजा महाराजा के जा रहा है, एक ही बनना चाहिए, या ऐसे बहुत सारे होते हैं? बहुत सारे होते हैं। तो फिर वो बैच होता है कि भाई ठीक है ये 100 शर्ट बनाने,
वो पूरा एक बैच हो गया। नहीं देखते, पिछली बार तो अरे पिछली बार तो 100 रुपये का ही था, अभी 125 कैसे हो गया? तो वो जो एक बैच में बने हुए होते हैं उन सब की कॉस्ट क्या होती है? सेम होती है। फिर जैसे ही अगली बार अगला बैच बनता है तो कॉस्ट क्या होती है? चेंज आती है। तो वो लोग बैच कॉस्टिंग यूज करते हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा मतलब ये सब्जेक्ट थोड़ा क्या कॉम्प्लिकेटेड है। रीजन, हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से अलग है। प्रोसेस कॉस्टिंग अलग है, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अलग है, जॉब कॉस्टिंग अलग है, बैच कॉस्टिंग अलग है, सर्विस कॉस्टिंग अलग है। समझे? तो ये क्या है कि मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें क्या होता है, कॉमन सेंस ज़्यादा काम आता है। कौन सा सेंस? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस जो बचपन में तुम दूसरी तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते थे ना, 1 रुपए में 10 पेंसिल आती है तो 10 रुपए में कितनी आएगी, ऐसा वो वाला कॉमन सेंस है। प्रपोर्शनेट करना चीज़ों को। 1 रुपए में 10 आती है तो 10 रुपए में कितनी आएगी? 100। कुछ लोग भावुक हो जाते हैं, 1 रुपए में 10 आती है, 10 रुपए में कितनी आएगी? 1। कॉमन सेंस ज़्यादा है, लॉजिक बहुत ज़्यादा नहीं है, पर कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा है। दूसरा क्या है कि जैसे अभी तुमने अकाउंट्स पढ़ा, एक चैप्टर अपन ऑलमोस्ट ख़त्म करने की स्टेज पे, कौन सा? इंश्योरेंस क्लेम। तुमने देखा होगा ना, तो इंश्योरेंस क्लेम में अपन ने 30-35 क्वेश्चन कर डाले, 35-40 क्वेश्चन कर लेंगे। 40 क्वेश्चन में कोई चाहे ना तो पूरे चैप्टर में 7-8 क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकता है कि भाई ये 7-8 क्वेश्चन करूँगा तो सब आ जाएंगे। हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में सिमिलर है क्या? थोड़ा बहुत चेंज होता है क्या? इसमें क्या पता है, चैप्टर तो अलग होता ही है, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से डिफर हो जाता है। बहुत खतरनाक है। तो अगर मान लो किसी चैप्टर में 25 क्वेश्चन है तो मैं चाह के भी 25 को 5 पे नहीं ला सकता। हाँ, 25 को मैं 20 में ला सकता हूँ, 17-18 क्वेश्चंस तक ला सकता हूँ, पर उससे ज़्यादा सिलेक्शन नहीं कर सकते यहाँ। तो ये सब्जेक्ट क्या थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा मांगता है, और फेल होने वाले में सबसे ज़्यादा भी इसी में ही होते हैं, कॉस्टिंग में। प्रैक्टिकल में कोई फेल होता है तो कॉस्टिंग में फेल होता है, 40 ही नहीं आएंगे सर। जबकि एक्चुअल मॉड्यूल और प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन में के अलावा कुछ आता नहीं है, पर लफड़ा क्या है कि सम अप करना मुश्किल होता है। इतने सारे चैप्टर्स, हर चैप्टर में इतने क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से अलग। तो वो जो गरीब लोग हैं उनको तकलीफ आती है। गरीब लोग बोले तो जो नहीं पढ़ते हैं या प्रैक्टिस नहीं करते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं, फिर उनको इशू आता है। फिर लास्ट में जाके सर ये चैप्टर छोड़ दें, कितने नंबर का आएगा? ये तो पूछा ही मत करो कि ये चैप्टर कितने क्वेश्चन नंबर का आएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं आए, और ज़रूरी भी नहीं कि वो कितने नंबर का आए, वो डिपेंड करता है। क्योंकि इंस्टीट्यूट ने चैप्टर वाइज तो वेटेज दे ही नहीं रखे। इंस्टीट्यूट ने तो 3-3, 4-4 चैप्टर को क्लब करके वेटेज दे रखा। ये 4 चैप्टर 30 नंबर के हैं, अब या तो छोड़ना, चारों छोड़ो। तो इस सब्जेक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो कैसे अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करती है, वो अपने को यहाँ पे समझना है। तो वो कॉस्टिंग मतलब इट इज़ द टेक्निक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कैलकुलेशन की टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग बोलते हैं। और वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री क्या करती है? वेरी करती है। तो यहाँ बहुत सारे चैप्टर्स हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, सर्विस, हाँ सर्विस ऑपरेटिंग एक ही हो गया, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का नाम ले लिया। और इसी तरह से जब आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हो ना, तो बेसिक खर्चा क्या होता है? क्या लगता है? मटेरियल लगता होगा। हाँ, बेसिक खर्चों में क्या होता है? मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, एक्सपेंस लगते हैं। तो ये 3 बेसिक चैप्टर हैं। मटेरियल है, एक चैप्टर मटेरियल कॉस्ट है, एक चैप्टर लेबर है, और एक चैप्टर है ओवरहेड्स, अदर एक्सपेंस को यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। फिर 3 चैप्टर थोड़े हटके हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी। ये 3 चैप्टर और अलग हैं। अच्छा खासा लंबा कोर्स है।
तो अकाउंट्स तो क्या है, देखो फिर थोड़ी इजी होती है, पर मेरा पास एक्सपीरियंस है कि पता नहीं, ऐसे कॉस्टिंग इंटरेस्टिंग है किसी को क्लिक करे तो, और नहीं क्लिक करे तो फिर तो बहुत तकलीफ है कॉस्टिंग में। समझ में आया? डरा नहीं रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ कि भाई आगे कुआं है, अगर डरा रहे हो सर तो जाओ पढ़ो। अपन तो यही कह रहे, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, सीधी सी बात है, साफ कहना सुखी रहना। तो इस फील्ड में जो नहीं पढ़ता है, चीज़ों को समराइज करके चलो। अब जैसे मान लो इंश्योरेंस क्लेम खत्म हो रहा है, इसका टेस्ट होगा, कुछ ढंग से देंगे कुछ नहीं देंगे, पहले ही कह रहा हूँ मैं तो वो जब टेस्ट होता है तो टेस्ट अपन जब देते हैं तो पर्पस क्या होता है कि भाई आप रफली क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लो, और उसमें से जो जो तुमको आगे उनको काट दो, सिलेक्शन कर लो ना कि भाई ये 40 में से मेरे को ये 20 ही करने अगली बार। वापस 40 के 40 क्वेश्चन देता तो टाइम ही नहीं मिलता है। जनरली एग्ज़ाम तुम्हारे क्लास चालू होने और एग्ज़ाम में 9 महीने का गैप होता है। 9 महीने में से 6 महीने कोर्स ख़त्म कराने में लगता है हमको, 3 महीने तुमको सेल्फ स्टडी में मिलता है। अब जितना तुम ये 6 मंथ में समराइज करोगे उतना तुमको 3 मंथ में कम पढ़ना पड़ेगा। अब तुम लास्ट के 3 महीने में जाके समराइज करने बैठोगे तो फिर अगले अटेम्प्ट में जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एक अटेम्प्ट फिर तुम्हारा एक्सपीरियंस में चला जाएगा। इसीलिए जब भी किसी चैप्टर का टेस्ट होता है तो टेस्ट के वक्त उसको अच्छे से पढ़ के समराइज कर लो। टाइम पास में नहीं होता है, वो 40 क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन है तो उसमें से छाट छुटा के 12-15 क्वेश्चन ले आओ। जो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ठीक है सिमिलर भी होते हैं, कुछ नया है नहीं, काट दो उनको, कर लिया ठीक है। पर हाँ, टेस्ट के वक्त क्या होता है पता है, रफली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। पर्टिकुलर्स मत लिखो ना, अमाउंट अमाउंट लिख लो तो फटाफट हो जाता है, उसमें तो क्या दिक्कत है। 50-60% में ही हो जाता है ना, मतलब एक क्वेश्चन में अगर 10 मिनट लग रहे हैं तो 5-6 मिनट में ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो एक रफ कॉपी लेके उसको रफली अटेम्प्ट कर लो, फिर आंसर नहीं आए तो मैं देख लो भी क्या डिफरेंस आ रहा है, कहाँ डिफरेंस आ रहा है। समझ में आया? चलो, क्या एडिंग डाला? कॉस्टिंग। इसमें सबसे पहले फर्स्ट लिखो कॉस्ट्स। Costs. There are two types of cost. There are two types of cost. First, क्या है फर्स्ट? एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है? एक्चुअल कॉस्ट लिखो, अमाउंट पेड फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ, अमाउंट पेड amount paid for utilization of external resources. Amount paid for utilization of external resources in business. Amount paid for utilization of external resources in business is known as actual cost. Is known as actual cost. ठीक है। सेकेंड, नॉशनल कॉस्ट और
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नॉशनल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्या होता है नॉशनल कॉस्ट? लॉस ऑफ इनकम. Loss of income due to utilization of own resources in due to utilization of own resources in own business is known as is known as notional cost. Is known as notional cost. जैसे रेंट ऑफ, बताओ क्या रेंट ऑफ ओन प्रीमाइसेस. रेंट ऑफ ओन प्रीमाइसेस और इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल. प्रोप्राइटर सैलरी, प्रोप्राइटर की सैलरी. गणे बहुत है. नेक्स्ट लिखो कॉस्टिंग. कॉस्टिंग कॉस्टिंग क्या लिखेंगे? टेक्निक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट. टेक्निक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट. टेक्निक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग. ठीक है. जैसे क्या लिखेंगे? प्रोसेस कॉस्टिंग. कौन यूज करता है प्रोसेस कॉस्टिंग? जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए एक से ज़्यादा प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग. तो प्रोसेस कॉस्टिंग डैश करके लिख सकते हैं. यूज्ड व्हेन मोर देन one process used when more than one process are required to convert raw material into finished goods.
used when more than one process are required to convert raw material into finished goods. सेकेंड अपन लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कौन यूज करेगा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जो लोग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इन्वॉल्व है. तो कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग क्या है? ये टेक्निक है, ये भी कॉस्ट कैलकुलेशन का. तो क्या लिखा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. क्या लिखा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. क्या लिखोगे? यूज्ड बाय contractors involved in construction activity. Used by contractors involved in construction business. ठीक है. नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं? सर्विस कॉस्टिंग. सर्विस और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. सर्विस और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या लिखोगे? यूज बाय सर्विस प्रोवाइडर्स. किसके लिए यूज करते हैं? कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए तो यूज करते हैं. यूज बाय सर्विस प्रोवाइडर्स. इसी तरह से नाम लिख लेते हैं हम. जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ये एक एक चैप्टर हैं आगे पूरे पूरे. जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग. ठीक है. तो कॉस्ट दो तरह की होती है, एक एक्चुअल कॉस्ट और एक नॉशनल कॉस्ट. एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है? जो दूसरों के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो उसके लिए जो भी अपन पेमेंट कर रहे हैं वो क्या उसकी एक्चुअल कॉस्ट है. और नॉशनल कॉस्ट क्या होता है? जो अपने ओन रिसोर्सेज को ओन बिजनेस में यूज करने की वजह से जो इनकम लॉस हो रहा है वो अपने लिए क्या है? नॉशनल कॉस्ट है, विच इज ऑल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है. फिर कॉस्टिंग क्या होता है? तो जस्ट कॉस्ट कैलकुलेशन की टेक्निक को कॉस्टिंग बोलते हैं. और हर इंडस्ट्री अपनी अपनी टेक्निक क्या करती है? अलग अलग लेती है. ठीक है. नेक्स्ट लिखो. कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत नॉर्मल है. प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग कॉस्ट ट्रांजैक्शन इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग. प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग process of recording cost transaction is known as cost accounting. ठीक है. चले आगे. लिखा. उसके बाद में कॉस्टिंग में चाहे नॉर्मली अपन बात करें, चाहे प्रोसेस कॉस्टिंग हो या कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग हो, जो भी हो XYZ, बेसिक कॉस्ट एलिमेंट्स क्या होते होंगे? मतलब बेसिक कॉस्ट एलिमेंट्स क्या हैं? जैसे 3 बेसिक कॉस्ट एलिमेंट्स होते हैं, एक मटेरियल, एक लेबर और एक एक्सपेंस.
तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कॉस्ट एलिमेंट्स की बात करूं तो कॉस्टिंग में 3 एलिमेंट होते हैं। एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर और एक होते हैं एक्सपेंस। अब मटेरियल क्या है? जैसे मान लो आप लोग क्या कर रहे हो, शर्ट बना रहे हो। तो शर्ट बनाने में बेसिक अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो क्या है? क्लोथ, कपड़ा। अगर आप जैसे फर्नीचर इंडस्ट्री में हो तो फर्नीचर इंडस्ट्री में अगर अपन बात करें तो बेसिक क्या? वुड। बोलो यार, वुड आपके लिए जो है वो बेसिक क्या है? मटेरियल है। अगर आप सॉफ्ट टॉयज बना रहे हो, जैसे मान लो, तो सॉफ्ट टॉयज बना रहे हो तो क्लोथ एंड फाइबर जो लग रहा है वो आपके लिए क्या है? मटेरियल है। तो एक होता है आपका मटेरियल कॉस्ट, एक होता है लेबर कॉस्ट। लेबर मतलब जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, या जो ऑफिसर्स या जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनको आप जो भी सैलरी या वेजेस पे कर रहे हो, वो आपके लिए क्या है? लेबर कॉस्ट है। और मटेरियल के अलावा और लेबर के अलावा जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सब क्या होते हैं? एक्सपेंस होते हैं। जैसे मान लो फैक्ट्री का रेंट क्या लगता है? मटेरियल है। तो लेबर है, क्या है वो? एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है। वॉचमैन की सैलरी लेबर है, वो लेबर कॉस्ट में आता है। लेबर कॉस्ट मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया। लेबर कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज एम्प्लॉय कॉस्ट। तो आपके यहाँ वर्कर है ना, एम्प्लॉयज़, और आपके जो ऑफिसर्स हैं उनको जो भी पे कर रहे हो वो सब आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट में आता है, लेबर कॉस्ट। तो जो मटेरियल नहीं है, जो लेबर नहीं है, उसके अलावा जो भी है वो सब क्या है? एक्सपेंस है। तो पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रीसिएशन, ये सब क्या है? क्या है? एक्सपेंस है। अरे आया क्या? अभी मेरे छोटा सा एक जनरल सा क्वेश्चन है, उसका मुझे आंसर देना, ठीक है? मान लो तुम लोगों के लिए मान लेते हैं तुम लोगों के लिए क्या किया, एक पार्टी अरेंज की, ठीक है? डिनर पार्टी। तो अपन ने बोला कि भाई डिनर होगा और डांस होगा। कॉन्ट्री सिस्टम है, अमेरिकन अपना अपना, या चलो मान लो, चलो हमने हमारी तरफ से, ठीक है? तो मैं जब जिस होटल में अपन लोग पार्टी अरेंज कर रहे थे ना, तो मैंने होटल वाले से जाके बात की, भाई हमको एक तो डिनर चाहिए। तो उसने बोला कि डिनर का जो कॉस्ट है ना, 500 रुपीज़ पर प्लेट है। डिनर का एक्सपेंस 500 रुपीज़ पर स्टूडेंट हो गया। और मैंने बोला अच्छा ठीक है, हमको डांस भी करना है। तो उसने अपने को वही, या तो रूम बता देगा, कौन सा रूम? डीजे रूम, डांस रूम जो बना हुआ होता है ना। तो उसने बोला 5,000 रुपये पर आवर। बड़ा सा हॉल है, 5,000 रुपीज़ पर आवर। तो उसने अपने को डीजे चार्ज, डीजे रूम बताया 5,000 रुपीज़ पर आवर। अब आप मुझे बताओ, मुझे पर स्टूडेंट कॉस्ट कैलकुलेट करना है। बताओ मेरा पर स्टूडेंट कॉस्ट कितना है? वेरी करेगा ना, क्यों? 500 में इशू नहीं है ना भाई, पर स्टूडेंट सर चलो 500 रुपये तो लग ही रहा है। अब अब वो जो डीजे की कॉस्ट है वो डिपेंड करेगी कितने आते हैं। मान लो एक ही आया, 5,000 रुपये, अकेले ही नाच रहा है पूरे रूम में, इसी खुशी में कि भाई मैं अकेले आया। 10 आए तो 500, 100 आए तो 50। इन दोनों एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वाला फिक्स है, सेकेंड वाला वेरिएबल है। नहीं 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 नहीं, नहीं, सुनो, गलत मत समझो।
इन दोनों एक्सपेंसेस में डिफरेंस क्या है कि ये स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए और ये कॉमन है। ये स्टूडेंट वाइज है, मतलब पर स्टूडेंट स्पेसिफाइड है ना कि भाई पर स्टूडेंट कितना है 500। मैं डायरेक्टली मैं इसको स्टूडेंट से अटैच कर सकता हूं कि हाँ भाई ये पर स्टूडेंट 500 है। ये क्या है? कॉमन है, जो सारे स्टूडेंट्स में क्या होगा, डिवाइड होगा। ये ऑलरेडी स्टूडेंट वाइज है। और ये क्या होगा, बोलो यार, ये स्टूडेंट्स में क्या होगा, डिवाइड होगा। मैं इसको बोलूंगा कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट तो मैं डायरेक्ट बोले तो सीधा मैं किसी स्टूडेंट पे चार्ज कर सकता हूं, भाई तेरे लिए 500 रुपए का खर्चा हुआ। पर अपन ये तो नहीं कहते तेरे लिए 5,000 का खर्चा कर दिया। तो कुछ एक्सपेंस होते हैं डायरेक्ट, जिसका रिलेशन किसी प्रोडक्ट से होता है, और कुछ होते हैं एक्सपेंस इनडायरेक्ट, जो होते हैं कॉमन। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो तो आप वैसे ही चार्ज कर दो, और जो इनडायरेक्ट है उसको डिवाइड करके चार्ज करना पड़ेगा। अब मान लो ये कॉन्ट्री पार्टी होती और तुम में से 10 लोग आए होते, तो मैं पर हेड कैसे निकालता? अगर ये कॉन्ट्री पार्टी होती और मुझे आपसे पैसा लेना होता, तो आप मुझे बताओ पर हेड कैसे निकालते अपन? पर हेड कैसे निकालता? मैं लिख देता भाई डिनर एक्सपेंस 500 प्लस डीजे। तो मैं क्या करता, 5,000 डिवाइड बाय 10, 500। इन दोनों के ट्रीटमेंट में सेम ट्रीटमेंट है या डिफरेंट ट्रीटमेंट है? डिफरेंट है। ये तो मैंने सीधा चार्ज कर दिया, और ये मैंने क्या किया, डिवाइड करके चार्ज किया। मैं सीधा चार्ज करता तो 5,000 लिख देता। अब मान लो तुम में से अगर 20 लोग आ रहे हैं, तो मैं क्या बोलता, 5,000 डिवाइड बाय 20, तो फिर उस केस में पर स्टूडेंट 250 आता। तो हमारी इंडस्ट्री में भी क्या होता है, कुछ एक्सपेंस क्या होते हैं स्पेसिफिक, और कुछ एक्सपेंस क्या होते हैं कॉमन। तो स्पेसिफिक एक्सपेंस तो आप सीधा चार्ज कर दो, और जो कॉमन है उनको डिवाइड करके चार्ज करो। बोलो। अब मुझे बताओ कि जैसे ये इंस्टीट्यूट है, उसमें तुम पे पर स्टूडेंट डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है? फीस तो हम तुमसे ले रहे हैं, वो तो मेरी सेल, मैं तो कोर्स बेच रहा हूं, फीस तो मेरे लिए इनकम है। मैं तुम पे दो तरह के एक्सपेंस कर रहा हूं, कुछ एक्सपेंस पर स्टूडेंट हो रहे हैं और कुछ एक्सपेंस कॉमन है, जिसका स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे फैकल्टी का जो चार्ज है वो क्या है, पर स्टूडेंट। कॉमन कैसे हुआ? अगर जस्ट वी आर पेइंग कि भाई पर स्टूडेंट 2,000 रुपीज या पर स्टूडेंट 5,000 रुपीज, तो इसका मतलब क्या हुआ, पर स्टूडेंट है ना, वो तो सीधा चार्ज हो जाएगा कि अच्छा मैं मुझे ये निकालना है एक स्टूडेंट पे कितना खर्चा हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अच्छा पर स्टूडेंट फैकल्टी इतना दे रहे हैं। और फिर क्या करूंगा, कुछ एक्सपेंस ऐसा है जिसका तुम्हारे स्पेशली किसी एक स्टूडेंट के लिए नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का जो भी स्टाफ है उसकी सैलरी। तो अल्टीमेटली खर्चा चार्ज तो तुम पे ही होगा ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थोड़े हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो है ही नहीं कोई। जो भी खर्चा हो रहा है चार्ज किस पे होगा, स्टूडेंट पे होगा। तो कुछ खर्चा स्टूडेंट वाइज हो रहा है और कुछ खर्चा कॉमन है, हो तो स्टूडेंट्स के लिए रहा पर कॉमन है। वो गेट पे वॉचमैन है, गार्ड है, उसकी सैलरी। अब किसी को पकड़ दो ना, देख तेरे लिए वॉचमैन रख रखा है, इसकी सैलरी तो तू ही देगा। अरे तो उसके लिए थोड़ा रखा है, तो कॉमन है ना वो तो। वॉचमैन सैलरी, क्लीनर का सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का सैलरी,
ये तो कॉमन है, तो मैं क्या करूँगा, तो सबको सम करूँगा। इन सब का ट्रीटमेंट सेम है, वॉचमैन का सैलरी, क्लीनर का सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी सैलरी, ये सब क्या करूँगा, इसको सम करूँगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में डिवाइड कर दूंगा। बोलो। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? ऐसा खर्चा जिसको मैं, ऐसा एक्सपेंस जिसको मैं किसी प्रोडक्ट, क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, बता। किस पे? किसी भी प्रोडक्ट पे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? जो कॉमन है, जो किसी किसी एक प्रोडक्ट के लिए नहीं हुआ, वो कॉमन है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सब में डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो अगर मुझे चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, कॉस्ट निकालनी तो तरीका क्या है, जो खर्चा सीधा हो रहा है उसको चार्ज कर दो और जो कॉमन है उसको डिवाइड कर दो। हाँ, तो कॉस्टिंग में भी वही कॉन्सेप्ट होता है। अब जैसे मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है, ये थोड़ा बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ अगर दिक्कत आएगी, नींद आएगी, तो फिर आगे आगे इशू आएगा। तो मान लो कि जैसे अपना क्या है, फर्नीचर का बिजनेस है। क्या है? फर्नीचर का बिजनेस है, और फर्नीचर बनाने के लिए बेसिक क्या चाहिए? वुड। तो हम लोग वुड परचेज करते हैं, तो वुड मेरे लिए क्या है? मटेरियल है। अब जैसे मान लो मेरी इंडस्ट्री में, थोड़ा सा विजुलाइज करना है ना, अपनी इंडस्ट्री में दो सेक्शन है, ये स्टोर है और ये प्रोडक्शन है। यहाँ पे क्या रहता है? वुड। यहाँ पे क्या बनता है? फर्नीचर बनता है। तो अपन लोग क्या बना रहे हैं? फर्नीचर बना रहे हैं, इसलिए फर्नीचर बनाने के लिए जो वुड चाहिए, वो वुड अपने लिए क्या है? बेसिकली मटेरियल है। तो मैंने वुड परचेज कर लिया, ठीक है। वुड में अपने पास क्या होती है? बार्स आती है, लकड़ी की लकड़ियाँ आती है, ठीक है। तो मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल कि पर बार जो कॉस्ट है वो 1000 है। अब मान लो यहाँ से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कोई कौन आता है? कारपेंटर आता है, और वो कहता है कि हमको क्या बनाना है? बेड बनाना है, और बेड बनाने के लिए 50 क्या चाहिए? बार्स चाहिए। किसकी? वुड की। और वो यहाँ से इशू करा के ले गया। तो आप मुझे बताओ, यहाँ से जो ये 50 बार्स इशू हुई हैं, किसके लिए इशू हुई? बेड बनाने के लिए। तो जब मैं उस बेड की कॉस्ट निकालूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? 50 बार्स इंटू 1000 करके बोलूंगा कि तुम उस बेड में 50,000 का मटेरियल लगा। बोलो। तो ये जो स्टोर से 50 बार वुड की इशू हुई है, क्या ये डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट में लगा है? डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हो? इसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब अपने यहाँ पे क्या है? क्लीनर भी है, ठीक है। फैक्ट्री शेड बहुत ऊंचा है, तो देखा बहुत जाले वाले आ रहे हैं यार, साइडों में कोने में बहुत गंदगी हो गई। घर में देखा है ऐसे, कोने में कहीं जाला आ जाता है, अपना हाथ नहीं पहुंच रहा होता, तो क्या करते हैं? या तो टेबल वेबल लगा के चढ़ जाओ। अब मम्मी है तो टेबल लगा के बार बार चढ़ना उतरना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करते हैं? क्या? एक लंबी सी लकड़ी के आगे कपड़ा बांध देते हैं। नहीं देखा तुम लोगों ने कभी? अरे डस्टिंग कैसे होता है? एक तो कपड़ा हाथ में पकड़ के ढक 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 झटकते रहो, दूसरा क्या होता है? डंडे के कपड़ा बांध दो। कैसे लोग हो रहे हैं? हाँ। तो अभी बताओ कि वो शेड के ऊपर वहां पे बहुत सारी गंदगी हो रही है, क्लीनिंग करनी है, तो क्या करेगा वो? हम्म, अक्कल लगाओ। हाँ, अभी क्या तुम शर्माते क्यों हो रहे हैं?
स्टोर में जाएगा, एक लंबा सा डंडा लाएगा, डंडे के आगे कपड़ा लगा देगा, साफ कर देगा। हंस क्या रहे हो? तो वो गया, एक लकड़ी ले आया बार, एक बार जिसकी कॉस्ट कितनी है, 1000 रुपये ले आया वो। तो उसमें क्या, जो चीरा है तो लाएगा कहाँ से? लकड़ी चीरी है तो लकड़ी कहाँ से लाएगा? स्टोर से जाएगा। बाजू वाले क्या जाएगा क्या बाजार से? नहीं नहीं, ये तो फर्नीचर में लगेगा, ये तो न दे वहाँ। क्या करेगा? लंबा सा डंडा लाएगा, आगे कपड़ा लगा देगा और नन 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 झटा झट फटाफट झटक देगा। और क्या? फिर क्या, कपड़ा खोल के वापस दे देगा, ले तेरी लकड़ी। कहना उसी काम में आएगी, उसी काम में आएगी। क्या रे, कैसे हो? ये तुम विजुलाइज नहीं करते, इसलिए कॉस्टिंग में दिक्कत आती है। अब मुझे बताओ, ये एक वुड जो 1000 रुपये का इशू हुआ है, ये क्या किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे चार्ज होगा क्या? पर ये स्टोर से तो इशू हुआ, 1000 रुपये का खर्चा तो हो गया ना। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो मैं वसूलूंगा तो कस्टमर से ही। वो फैक्ट्री किसके लिए लगा रही? फर्नीचर बनाने के लिए। तो वहां जो भी एक्सपेंस हो रहा है, अगर आप कस्टमर से नहीं वसूलोगे तो जेब से भरना पड़ेगा। बोलो यार। तो इसका क्या करेंगे? क्या डायरेक्टली इसको किसी एक प्रोडक्ट पे चार्ज कर सकते हो क्या? नहीं। इसको क्या करेंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उन सब पे क्या करेंगे, चार्ज कर देंगे। तो ये जो स्टोर से वुड यहां पे इशू हुआ है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और ये जो स्टोर से वुड अदर देन प्रोडक्शन किसी और काम के लिए इशू हुआ है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो क्या डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल का ट्रीटमेंट सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। डायरेक्ट तो मैं किसी एक प्रोडक्ट पे चार्ज कर दूंगा, भैया ये इसके लिए हुआ। लेकिन जो इनडायरेक्ट है वो कॉमन एक्सपेंस है, वो किसी प्रोडक्ट के लिए नहीं हुआ पर वो नेसेसरी है। तो उस एक्सपेंस को अपन क्या करेंगे, सब पे डिवाइड कर देंगे। तो सब पे थोड़ा थोड़ा हिस्सा आएगा। देखो बच्चों, एक बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारी इंडस्ट्री में जो भी खर्चा हो रहा है वो अपन सब कस्टमर से वसूलेंगे, और कस्टमर से वसूलने के लिए उसको कॉस्ट में ऐड करना जरूरी है। क्योंकि कॉस्ट में ऐड करोगे, फिर प्रॉफिट ऐड करोगे तो सेलिंग प्राइस आएगी, फिर वो सेलिंग प्राइस जब कस्टमर से वसूलोगे तब तुम्हारा प्रॉफिट और कॉस्ट रिकवर होगा। बोलो यार। अब मान लो मैं तुमको किसी ट्रिप पे लेके जा रहा हूं और कोई खर्चा मैंने तुम्हारे कॉस्ट में ऐड नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ? वो मेरे को जेब से भरना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, कोई भी एक्सपेंस चाहे वो पर स्टूडेंट हो या वो कॉमन हो, मैं 400 तुम्ही पे करूंगा ना। तो सेम चीज है, किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी तरह का कोई खर्चा हो रहा है तो चार्ज किससे होगा? कस्टमर से। तो उसके लिए उसको प्रोडक्ट पे ऐड तो करना पड़ेगा ना, प्रोडक्ट की कॉस्ट में तो ऐड करना पड़ेगा। अब कॉस्ट में ऐड करने का तरीका क्या है? एक तो होता है डायरेक्ट ऐड कर दो, और एक इनडायरेक्टली ऐड करने का मतलब सम करके उसको सारे प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर दो। तो कॉस्टिंग में दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होते हैं इनडायरेक्ट कॉमन एक्सपेंस। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो आप सीधा प्रोडक्ट पे चार्ज कर दो, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उन सब का सम करके उनको डिवाइड कर दो। तो मटेरियल कॉस्ट में क्या होता है पता है? कहां गया? लिखा तो था मैंने। तो मटेरियल कॉस्ट दो तरह की हो गई, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। तो मुझे अलग करना जरूरी है कि कौन सा मटेरियल डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट में यूज हुआ और कौन सा मटेरियल अदर देन प्रोडक्शन यूज हुआ है। बोलो। बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब जैसे मान लो आप शर्ट बना रहे हो, तो शर्ट बना रहे हो तो बेसिक मटेरियल क्या है? कपड़ा। तो अपन क्लोथ परचेज करते हैं, वो मेरे लिए मटेरियल कॉस्ट है। अब उसमें से कुछ क्लोथ क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले ले जाते हैं शर्ट बनाने के लिए, तो वो जो शर्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू हो रहा है वो क्या है? वो डायरेक्ट मटेरियल है। अब क्या होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट वाले आते हैं। कौन?
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट वाले आते हो, बोले हमको एडवर्टाइजमेंट करना है, हमको डोर टू डोर जाके बताना है अलग अलग जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको कि भाई हम कितने कलर का शर्ट बना रहे हैं, किस क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि आप हर कपड़े में से थोड़ा थोड़ा कपड़ा कट करके दे दो। तो स्टोर डिपार्टमेंट वाले ने क्या किया, कपड़े में से, हर कपड़े में से थोड़ा थोड़ा हर कलर का कपड़ा कट करके उसको दे दिया। अब बताओ क्या उसको थोड़े थोड़े कपड़े की कॉस्ट नहीं है क्या? अगर मान लो मेरे 10 सेल्समैन है और 10 सैंपल मैंने प्रिपेयर किए, तो इसका मतलब क्या हो, 10 सैंपल इशू तो स्टोर से ही हुए ना, क्या उसकी कोई कॉस्ट नहीं, फ्री में आएगा? हाँ है ना। पर क्या हुआ, वो किसी प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली मैं नहीं कह सकता अच्छा इस शर्ट पे लगाया वो, तो क्या करेंगे, वो जो शर्ट अदर देन प्रोडक्शन इशू हुआ है क्या करोगे, उसका सब पे चार्ज होने वाला है, और नहीं किया तो तुम्हारी जेब से लगने वाला है। बोलो यार। तो मटेरियल कॉस्ट क्या होती है? मटेरियल कॉस्ट तो बेसिकली वही है कि जो फिनिश गुड्स आप बना रहे हो उसको बनाने के लिए जो बेसिक आपको मटेरियल चाहिए वो आपके लिए मटेरियल कॉस्ट है। उसमें से जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट या जॉब पे लगेगी उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और जो अदर देन प्रोडक्शन कहीं और यूज होगा उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। दोनों में बहुत डिफरेंस है। डायरेक्ट जो होता है वो सीधा एक प्रोडक्ट पे चार्ज आता है, जबकि इनडायरेक्टली पहले डिवाइड होता है सब में और फिर वो प्रोडक्ट पे क्या होता है, चार्ज होता है। अब आप इसी तरह से मुझे लेबर कॉस्ट की बात बता दो। लेबर कॉस्ट में भी दो तरह की कॉस्ट होती है, एक डायरेक्ट लेबर और एक इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर क्या होता है, ये मेरी फैक्ट्री है, चलो इसके 3 पार्ट हैं। ये मेरी इंडस्ट्री है, ऐसा बोल सकता हूँ, चलो ये मेरी इंडस्ट्री है, उसमें ये फैक्ट्री है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक है। इंडस्ट्री है, उसके 3 पार्ट हैं, एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये फैक्ट्री है, ये तुम्हारा रॉ मटेरियल स्टोर प्रोडक्शन सब यही होता है, फिनिश गुड्स वेयर हाउस वगैरह सब। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जहाँ डिसीजन मेकिंग होती है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको पता है इस पूरी फैक्ट्री में, इस पूरी इंडस्ट्री में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको जो भी मैं सैलरी पे कर रहा हूँ वो सब मेरे लिए क्या है, लेबर कॉस्ट है या एम्प्लॉय कॉस्ट है। अब इसके अंदर यहां पे जो तुम्हारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनकी जो लेबर कॉस्ट है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। और उसके अलावा यहां पे जो भी दूसरे लोग काम कर रहे हैं इनकी जो लेबर कॉस्ट है वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब जैसे मान लो कि यहां पे एक वर्कर काम करता है राम, जिसकी आर्ली वेजेस 100 रुपीज है। समझे क्या बोला? यहां एक वर्कर काम करता है राम, जिसकी आर्ली वेजेस कितनी है, 100 रुपए। अब ये पर्सन कहाँ इन्वॉल्व है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में। अब मान लो ये शर्ट बनाता है, अब एक शर्ट को बनाने में इसको 3 आवर लगते हैं, क्या इसको एक शर्ट को बनाने में 3? मैंने बोला ना कॉस्टिंग एकदम कॉमन सेंस है, मतलब जब तक आप इसके मतलब लॉजिक में नहीं जाओगे आपको बहुत इश्यूज आएंगे। तो ये वर्कर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, यहाँ पे राम, इसका आर्ली वेजेस 100 है, इसको एक शर्ट को बनाने में 3 घंटे लगते हैं। तो मैं सीधा बोलूँगा एक शर्ट की जब कॉस्ट निकालूंगा तो मैं मटेरियल के साथ में जब लेबर की कॉस्ट निकालूंगा तो बोलूँगा 300 रुपये। तो ये 300 रुपये मैं पर्टिकुलर एक शर्ट पे क्या कर सकता हूँ, चार्ज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक यहाँ पे कौन है, वॉचमैन है, इसकी आर्ली सैलरी 100 रुपये, ये दिन के 8 घंटे काम करता है, इसकी आर्ली सैलरी मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल 800 रुपये। अभी 800 रुपये क्या पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए दे रहे हैं क्या? तो क्या है ये तो इनडायरेक्ट है, इसका किसी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो आप मुझे बताओ राम की सैलरी और इस वॉचमैन की सैलरी में क्या डिफरेंस है? राम की जो सैलरी वो डायरेक्ट सैलरी है, ये वॉचमैन का सैलरी जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट।
तो ये वॉचमैन का सैलरी, क्लीनर का सैलरी, सुपरवाइजर का सैलरी, हेल्पर का सैलरी, फैक्ट्री के मैनेजर का सैलरी, क्या है ये सब? इनडायरेक्ट है। इनका किसी प्रोडक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है, पर ये हो तो प्रोडक्शन के लिए रहा है ना। पर मैं डायरेक्टली थोड़ा कह सकता हूं कि अच्छा इस प्रोडक्ट के लिए ये अपन ने दिया है। बोलो यार। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की सैलरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं इनकी सैलरी, ये सारी सैलरी क्या है? इनडायरेक्ट है। तो लेबर कॉस्ट में भी क्या होता है? एक डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होता है, एक इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होता है। तो जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, जैसे राम की सैलरी, वो मैं पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट पे क्या करूंगा? चार्ज कर दूंगा। जबकि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जितनी भी है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट मतलब कॉमन लेबर कॉस्ट है, उसका किसी पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर अपने को उसको क्या होगा? सब पे डिवाइड करना पड़ेगा। तुमको लगता है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का ट्रीटमेंट, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर का ट्रीटमेंट सेम है? इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर का ट्रीटमेंट सेम है या अलग अलग है? सेम है। दोनों क्या है? कॉमन एक्सपेंस है। बोलो यार। अब इसी तरह से क्या होता है, कुछ एक्सपेंस होते हैं जो मटेरियल कॉस्ट नहीं है, जो लेबर कॉस्ट नहीं है, वो क्या है? एक्सपेंस है। अब इन एक्सपेंस में भी क्या होता है? कुछ एक्सपेंस डायरेक्ट होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। अब जैसे मान लो, सुन रहे हो क्या? अपने पास कोई जॉब आता है, अपन लोग कौन है? मैन्युफैक्चरर हैं। कोई जॉब आता है कि भाई आपको ये काम करना है, अपन ने कहा ठीक है हम कर देंगे। अब उस जॉब के लिए मुझे कोई स्पेसिफिक मशीन चाहिए। क्या चाहिए? और वो स्पेसिफिक मशीन अपन ने क्या किया? रेंट पे ले ली। उसका रेंट अपन ने पे किया। अब मुझे बताओ, वो रेंट जो पे कर रहे हो, क्या वो मटेरियल कॉस्ट है? क्या वो रेंट लेबर कॉस्ट है? क्या है वो? रेंट क्या है? एक्सपेंस है। अब ये एक्सपेंस पर्टिकुलर एक जॉब पे हुआ है, तो वो क्या मशीन का जो रेंट है वो सारे प्रोडक्ट पे चार्ज करोगे, सारे जॉब पे चार्ज करोगे, या किसी स्पेसिफिक जॉब पे चार्ज करोगे? स्पेसिफिक जॉब। तो वो एक्सपेंस आपके लिए क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब नाम से पता नहीं चलता, बोले रेंट क्या है, तो रेंट एक्सपेंस है ये पता चलता है। अच्छा वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है ये नहीं पता चलता ना। अब मशीन का रेंट है, अगर कोई मशीन तुमने रेंट पे ला रखी है और वो सबके लिए प्रोडक्शन में काम आ रही, तो फिर तो कॉमन एक्सपेंस हो गया ना, फिर वो क्या हुआ? इनडायरेक्ट हो गया। बोलो यार। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? ऐसा एक्सपेंस अदर देन मटेरियल एंड लेबर, मटेरियल और लेबर को छोड़ के कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या पर्टिकुलर किसी जॉब को कंप्लीट करने के लिए किया, वो आपके लिए क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो अब जॉब को बनाने के लिए मशीन हायर किया, तो उसका जो रेंट है वो आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। उस जॉब को बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक आपने टूल्स बनाए, वो टूल्स मेकिंग एक्सपेंस तुम्हारे लिए क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। समझ में आया? रॉयल्टी, प्रोडक्शन बेस्ड जो रॉयल्टी होता है, रॉयल्टी समझते हो? रॉयल्टी, रॉयल्टी का जैसे एग्जांपल दूं, मान लो कि तुम्हारे कोई फ्रेंड है, उसके पास कोई लैंड है और अपने को पता है उस लैंड के नीचे मिनरल्स हैं। ठीक है, जमीन के नीचे मिनरल्स है, अपने को पता है, फ्रेंड को ही पता है, पर फ्रेंड के पास क्या है? पैसा नहीं है कि वो उस मिनरल्स को एक्सप्लोर करके निकाल सके, ढूंढ के निकाल सके, उसके पास पैसा नहीं है। तो अपन ने क्या किया? उसकी लैंड, अपन ने बोला लैंड बेच दे, उसने कहा नहीं लैंड तो नहीं बेचूंगा, वैल्यूएबल है। तो अपन ने कहा ठीक है काम करते हैं। अब ऐसा भी नहीं बोल सकते ना पार्टनरशिप कर लेते 50-50%, क्यों? खोदे नीचे कुछ निकले ही नहीं। सुना क्या बोला? तो वो भी नहीं इंटरेस्टेड है, अपन भी इंटरेस्टेड नहीं है, कितना निकलेगा पता नहीं। तो अपन ने क्या बोला उसको कि भाई ठीक है एक्सप्लोर हम करेंगे, निकालेंगे हम लोग, और पर यूनिट जो भी, मतलब जो भी मिनरल्स निकलेंगे पर केजी पर यूनिट जो भी है, अपन लोग उसको बोला कि हम तेरे को 100 रुपये पेमेंट करेंगे। अब वो जो 100 रुपये आप दे रहे हो, आप मुझे बताओ कि उसको मटेरियल कॉस्ट दे रहे हो क्या?
तो वो तुम्हारी लेबर कॉस्ट है क्या? नहीं है। वो क्या है? रॉयल्टी है। वो रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन हो गया कि भाई पर यूनिट 100 रुपए का रॉयल्टी हो गया। बोलो यार। तो वो एक्सपेंस क्या है? वो तुम्हारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो मटेरियल को और लेबर को छोड़ के कोई भी ऐसा स्पेसिफिक एक्सपेंस जो किसी जॉब के लिए या प्रोडक्ट के लिए हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज चार्जेबल एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? और जो कॉमन एक्सपेंस है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फैक्ट्री का रेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का रेंट हो गया, सेलिंग डिपार्टमेंट का रेंट हो गया, डेप्रीसिएशन ऑफ एसेट्स हो गया, फ्यूल हो गया, पावर हो गया, सुन रहे हो, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, मतलब बचा कुचा जो भी कॉमन एक्सपेंस है वो सब क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो अभी ये जो एक्सपेंस है ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको कॉस्टिंग में बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं? प्राइम। प्राइम समझते हो? अपनी बोलते प्राइम लोकेशन में, प्राइम बोले तो मेजर। मेजर कॉस्ट, मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब मिला के प्रोडक्ट की क्या होती है? मेजर कॉस्ट होती है। और ये जो है ना, ये क्या? इनडायरेक्ट मटेरियल और सॉरी इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये जो है ना, इसके सम को बोलते हैं ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। समझ में आया? तो अपने पास 3 बेसिक चैप्टर है, एक मटेरियल है, एक लेबर है और एक चैप्टर अपने पास क्या है? ओवरहेड्स है। तो ओवरहेड्स मतलब सम ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उनको ओवरहेड। क्योंकि देखो, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, उनका ट्रीटमेंट तो सेम है, सम करके डिवाइड करना है। तो मैं एक एक को क्यों डिवाइड करूं? मैं सबका सम करके उनको सबको क्या करूंगा? डिवाइड कर दूंगा। अब तुम्हारे लिए जो भी कॉमन एक्सपेंस हो रहे हैं, अब इलेक्ट्रिसिटी है तो मैं क्यों पर स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी निकालूंगा? मैं क्यों पर स्टूडेंट स्टाफ सैलरी निकालूंगा? मैं क्या करूंगा? जितने भी तुम लोगों के लिए कॉमन एक्सपेंस हो रहे हो उनको सम करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दूंगा। तो एक स्टूडेंट पे कितना एक्सपेंस हो रहा है, चाहे वो 11th का हो, 12th का हो, फाउंडेशन का हो, इंटर का हो, कोई भी हो, कितना वो निकाल सकते हैं अपन। अरे आया क्या समझ में? तो पूरी कॉस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि कौन सा खर्चा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट है उसको डायरेक्ट प्रोडक्ट पे चार्ज करो, जो इनडायरेक्ट है उसको डिवाइड करके फिर चार्ज बोले तो ऐड करना, प्रोडक्ट पे चार्ज करना। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और ओवरहेड्स। अब आप मुझे बताओ, इस शर्ट को बनाने में ये शर्ट में जो एक कपड़ा दिख रहा है ये सारा, ये क्या है? ये डायरेक्ट मटेरियल है। इस शर्ट को स्टिच करने के लिए जो वर्कर को वेजेस दिया होगा वो क्या है? डायरेक्ट लेबर है। समझ में आया? अब मैं कह दूं कि यहां पे अगर बटन्स की जगह मैं कह दूं डायमंड्स के बटन लगा दो, और यहाँ जो डायमंड्स लग रहे हैं वो सब मेरे लिए क्या हो गया? मतलब वो जो मैन्युफैक्चरर उसके लिए क्या हो गया? एक तरह से अदर डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। बोलो यार। अब वो हर शर्ट में डायमंड लगा रहा हो तो बात अलग है, पर वो तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि भाई इसके अंदर ये और लगना चाहिए। तो भाई स्पेसिफिक जो और वो एक्सपेंस हो रहा है मटेरियल लेबर के अलावा, वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। आया समझ में? यहां तक कुछ पूछना है तो बोलो। कॉस्टिंग ऐसे इंटरेस्टिंग है, लेकिन तकलीफ वही है, मतलब 100% अपने को घुसना पड़ता है लॉजिकली वहां पे कि भाई क्या हो रहा है वहां। समझ में आया? बोलो।
चलो इसको कल लिख लेंगे, है ना।